नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कोशिका में अगला टॉपिक और वो है लवक। तो पिछली क्लास में जो चीज़ें हमने पढ़ी थी वो तो थी जीव द्रव्य से संबंधित, और अब इस क्लास में हम जो पढ़ रहे हैं ये पढ़ रहे हैं कोशिकांग। और कोशिकांग में भी सबसे पहले हम जो ले रहे हैं वो है लवक, और लवक को अंग्रेजी में कहते हैं प्लास्टिड। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा प्लास्टिड, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि लवक की खोज का श्रेय किसको देते हैं? लवक की खोज का श्रेय किसको देते हैं? तो ये नाम आता है किसका? हक्कल नामक वैज्ञानिक का। लवक की खोज करने का श्रेय किसको देते हैं? हक्कल नामक वैज्ञानिक को देते हैं। और कुछ किताबों में या कुछ गाइडों में सिम्पर भी लिखा है, लेकिन सिम्पर का जो है क्रेडिट वो किसके लिए है? हरित लवक के लिए। अगर क्वेश्चन आए हरित लवक की खोज किसने की तो फिर आंसर सिम्पर होगा, लेकिन अगर सामान्य लवक की खोज की चर्चा आए या उसकी खोज का पूछे तो फिर आंसर हक्कल आएगा। और क्योंकि लवक आगे जाके 3 प्रकार के होंगे तो उसमें हरित लवक का क्रेडिट उसको दिया जाता है, ठीक है। तो लवक की खोज का श्रेय किसको देते हैं? हक्कल को। अब अगला क्या और पूछा जाता है, लवक की उपस्थिति की बताइए। लवक किस प्रकार की कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं? क्या लवक जंतु कोशिकाओं में होते हैं? क्या लवक केवल पादप कोशिकाओं में होते हैं? क्या लवक युग्लिना में होते हैं? क्या लवक कवक में होते हैं? या फिर क्वेश्चन रिवर्ट भी कर दें, लवक अनुपस्थित हैं। तो देखो, उपस्थिति की बात करें तो सभी पादप कोशिकाओं में लवक होते हैं। किसमें? सभी पादप कोशिकाओं में, यानी कि पादपों में कवक भी आ गए, कवक में भी लवक होंगे। पर ध्यान रहे, कवक में लवक उपस्थित होते हैं, लेकिन नोट आपको ध्यान रखना है कि हरित लवक, कौन से? हरित लवक अनुपस्थित होते हैं। कवक की बात कर रहे हैं हम। कवक में अगर सामान्य क्वेश्चन आता है कि बताइए लवक उपस्थित है या नहीं है, तो फिर आंसर होगा उपस्थित। अगर क्वेश्चन आता हरित लवक तो फिर आंसर होगा अनुपस्थित। इसका ध्यान रखना है आपको, क्योंकि कवक भी एक प्रकार के पादप ही होते हैं। इसके बाद देखें अपन कि ऐसे कौन से जंतु हैं जिनमें लवक उपस्थित हैं। तो युग्लिना, युग्लिना में भी लवक उपस्थित होते हैं। तो तमाम जितने भी पादप हैं उनमें भी लवक होते हैं। अगर जंतुओं की बात करें तो जंतुओं में एक होता है युग्लिना, तो युग्लिना में भी लवक पाए जाते हैं। अगर इसी हम बात करें बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया में भी लवक उपस्थित होते हैं। तो बैक्टीरिया में भी प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया होते हैं, उनमें लवक होते हैं। यानी लवक का विकसित रूप नहीं होता है, लेकिन अल्प विकसित होता है, पर लवक जैसी संरचनाएं उनमें भी पाई जाती हैं। तो ये तो हो गई चर्चा किसकी? उपस्थिति की। तो क्या क्या याद करेंगे? पहला क्वेश्चन तो आपका बन रहा है खोज का। लवक की खोज किसने की? हक्कल नामक वैज्ञानिक ने की है। लवक किन पादप कोशिकाओं में या किन जीवों में पाए जाते हैं? तो सभी पादप कोशिकाओं में होते हैं। जो कवक होते हैं उनमें हरित लवक नहीं होते हैं, बाकी दूसरे लवक होते हैं, यानी वर्णी लवक होते हैं, अवर्णी लवक होते हैं। अगर युग्लिना की बात करते हैं तो युग्लिना प्रकाश संश्लेषण करता है, इसलिए इसमें लवक पाए जाते हैं। बैक्टीरिया में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लवक इन
जीवों की कोशिकाओं में होते हैं। अब हम बात करते हैं अनुपस्थिति की। अगला बिंदु किसका लेते हैं? अनुपस्थिति। तो अनुपस्थिति की बात करते हैं तो ये लवक अनुपस्थित होते हैं जंतु कोशिका में। लवक किसमें अनुपस्थित होते हैं? जंतु कोशिका में अनुपस्थित होते हैं। तो ये तो उपस्थिति और अनुपस्थिति की बात हो गई, किसकी? लवक की। अब हम बात करते हैं लवक की उपस्थिति अनुपस्थिति के बाद लवक के प्रकार। अगला पॉइंट किसका ले रहे हैं? लवक के प्रकार। तो लवक जो हैं वो कौन कौन से प्रकार के होते हैं? तो ध्यान रहे, लवक मुख्य रूप से तो दो ही प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से तो दो ही प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अवर्णी लवक और एक होते हैं वर्णी लवक। लेकिन सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने लवक को 3 प्रकार में बांटा है। किसने? सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने लवक को 3 प्रकार में बांटा। क्यों? क्योंकि उन्होंने हरित लवक को अलग किया है। उन्होंने हरित लवक की खोज अलग से दर्शाई है, इसलिए हरित लवक की खोज का श्रेय भी किसको देते हैं? सिम्पर को देते हैं। तो देखिए लवक के प्रकार। प्रकार क्या है? मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं। ये 2 प्रकार कौन कौन से? एक का नाम होता है अवर्णी लवक। अवर्णी लवक, ठीक है। तो दूसरे का नाम है वर्णी लवक। अवर्णी मीन्स जिसमें कोई वर्ण नहीं हो, और वर्णी लवक यानी जिसमें कोई न कोई वर्ण यानी रंग क्या है? पिगमेंट पाया जाए। तो ये 2 मुख्य रूप से होते हैं। लेकिन ध्यान रहे सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने लवक को 3 भागों में 3 प्रकार में विभेदित किया है। 3 प्रकार में विभेदित किया है। तो 3 प्रकार कौन कौन से हैं भाई? ये 3 प्रकार में विभेदित किया है। तो 3 प्रकार कौन कौन से? देखो मैं आपसे पूछता हूं कि पहला एक हो गया अवर्णी लवक। अवर्णी लवक, क्योंकि सिम्पर ने वर्णी लवक में से एक हरित लवक को अलग बना दिया, क्योंकि हरित लवक सबसे ज्यादा होते हैं। मुख्य लवक वही होता है, इसलिए हरित लवक को अलग कर दिया। अवर्णी लवक एक हो गया। इस अवर्णी लवक से ही बाकी 2 वर्णी लवक बनते हैं। कौन कौन से? एक होता है हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट। कौन सा होता है? क्लोरोप्लास्ट। और इसको कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। अवर्णी लवक को क्या कहते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। और तीसरा जो होता है इसको वर्णी लवक के रूप में ही बताया इसने, और इसका अंग्रेजी नाम दिया क्रोमोप्लास्ट। और ये दोनों लवक के निर्माण की क्रिया किससे? अवर्णी लवक से ही दर्शाई है। लेकिन ये जो हरित लवक है इससे भी वर्णी लवक बन सकते हैं। तो कैसे? अवर्णी लवक तो इन दोनों में परिवर्तित हो सकता है और हरित लवक वर्णी लवक में परिवर्तित हो सकता है। तो कुल मिला के लवक कितने प्रकार के हुए? 3 प्रकार के। कौन कौन से हो गए? अवर्णी लवक, हरित लवक और वर्णी लवक। अवर्णी लवक जिसका कोई रंग नहीं है। हरित लवक यानी हरे रंग का वर्णक, हरे वर्णक इसमें होंगे। वर्णी लवक उनको कहा गया है हरे रंग के अलावा बाकी सभी रंग वाले, बाकी सभी वर्णक वाले लवक ये कहलाते हैं। तो ठीक इस प्रकार से ये हो गए 3 प्रकार के लवक। अब इनमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए ये तीनों प्रकार के लवक
किन पादपों में किन भागों में पाए जाते हैं। यानी कि अलग अलग तो किसी में भी हो सकते हैं, पर ऐसे पादप भी होते हैं जिनमें ये तीनों रूप उपस्थित होते हैं। ये तीनों रूप उपस्थित होते हैं। अगर आपने देखा हो तो ऐसे पादपों के फल जो पहले हरे हो और फिर बाद में किसी भी रंग में बदल जाए, तो वो ऐसे पादपों में तीनों रूप मिलेंगे। कैसे भाई? कि जो फल होता है, फल में ये तीनों रूप मिलते हैं। और फल भी किसका? जैसे टमाटर, मिर्ची, ऐसे फल जो प्रारंभ में कच्चे जब होते हैं, जब हरे हो, और जब परिपक्व हो जाए तो कोई भी लाल रंग हो जाए, गुलाबी हो जाए, बैंगनी हो जाए, कोई और रंग हो जाए, तो ऐसे में उनके फलों में ये तीनों रूप पाए जाएंगे। तो ध्यान दो इधर कि अगर हम बात करें कि ये तीनों प्रकार के किसमें, टमाटर और मिर्च, टमाटर और मिर्ची के फल में तीनों प्रकार के लवक उपस्थित होते हैं। कैसे भाई? कि फल क्या है? फल होता है एक प्रकार का अंडा से। फल क्या होता है? एक प्रकार का अंडा से। यानी टमाटर, मिर्ची जैसे लाल या अन्य रंग के जो फल होते हैं, जो शुरू में हरे होते हैं, बाद में हो जाते हैं लाल या कोई और रंग, तो उनमें तीनों प्रकार के उपस्थित होंगे। तो कहां कहां? क्योंकि अंडा से क्या है? अंडा से एक प्रकार का फल है। अंडा से ही फल का विकास होता है। तो जो अंडा से होता है वो अपरिपक्व यानी अविकसित फल होता है। कौन सा? अंडा से जो होता है ये भी एक प्रकार का फल होता है, अविकसित फल। और इस अंडा से में कौन सा होगा? अवर्णी लवक, जिसका कोई रंग नहीं हो, वो पाया जाएगा अंडा से में। तो अंडा से भी फल का प्रारंभिक होता है। दूसरा होते हैं कच्चे फल, और कच्चे फल जो होते हैं हरे होंगे। तो कच्चे फलों में होंगे हरित लवक। कच्चे फलों में क्या होंगे? हरित लवक होंगे। और तीसरा क्या है? परिपक्व फल, यानी कि टमाटर लाल हो जाएंगे, मिर्ची लाल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा इसमें वर्णी लवक। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि पादप के जैसे जैसे विकसित भाग बनते जाएंगे, जैसे पुष्प बनता तो पुष्प में अंडा से होता है, अंडा से जो होता है वो अल्प विकसित भाग होता है फल, अंडा से ही फल का विकास होता है, इसलिए इसमें कैसा होगा? अवर्णी लवक होगा। फिर हम बात करें कच्चे फल की जो हरे होते हैं, तो हरे फल की बात करें तो उसमें होगा हरित लवक। परिपक्व फल यानी कि जो परिपक्व हो जाता है, या यूं कहते हैं कि लाल हो जाता है, बैंगनी हो जाता, तो उसको इसमें रखा गया है। तो ये क्या कहलाएगा? परिपक्व फल। और परिपक्व फल जो हैं उसका क्या आ गया? ये हो गया वर्णी लवक। तो टमाटर, मिर्ची, बैंगन, एप्पल, पपीता, ऐसे फलों में ये तीनों प्रकार के लवक उपस्थित हो सकते हैं, तो इनका ध्यान रखना है। और एक जो छोटा क्वेश्चन आता है कि बताइए टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो नोट लिख लो यहां पर, टमाटर का लाल रंग, टमाटर का लाल रंग जो है लाइकोपिन नामक वर्णक के कारण होता है। और हरी या यूं कहें मिर्ची का लाल रंग किसके कारण होता है? ये कैप्सेसिन नामक वर्णक के कारण होता है। तो इस तरीके से ये लवक के बारे में चर्चा है। तो प्रारंभ में तो लवक जो है उसको कॉमन ही पढ़ते हैं। तो लवक हमने आज स्टार्ट किया है, वापस से हम रिवाइज कर रहे हैं।
आप लोग ध्यान से सुने और इसको साथ में नोट भी करें। तो जो लोगों को समझ में आ गया वो तो नोट कर लें, जिनको नहीं समझ में आए वो फिर से सुन लें। लवक यानी कि एक प्रकार का कोशिकांग है, दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग। हम क्या पढ़ रहे हैं? दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग पढ़ रहे हैं। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग, युक्त कोशिकांग पढ़ रहे हैं और उसमें पहला हमने क्या लिया है? पहला लिया है लवक। तो लवक में पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा कि बताइए लवक की खोज किसने की है? लवक की खोज किसने की है? पिछले उसमें स्टार्टिंग से देखो आप, तो लवक की खोज का श्रेय किसको? हक्कल नामक वैज्ञानिक को। फिर दूसरा अगला क्वेश्चन उपस्थिति पूछे, तो सभी पादपों में उपस्थित होता है, ये कवक में भी उपस्थित होते हैं, लेकिन कवक में हरित लवक अनुपस्थित होते हैं। फिर अगर अपन आगे की बात करें तो ये युगलिना नामक उसमें भी, जंतु में भी, प्रोटोजोआ में भी उपस्थित होते हैं। कुछ बैक्टीरिया जो प्रकाश संश्लेषी जीवाणु होते हैं उनमें भी उपस्थित होते हैं। अनुपस्थित किसमें होंगे? जंतु कोशिकाओं में। तो जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, जिनमें लवक नहीं पाए जाते हैं सामान्यतया, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि लवक की उपस्थिति अनुपस्थिति हो गई। अब बात करते हैं हम प्रकार की। तो प्रकार मुख्य तो हो गए दो, एक हो गया अवर्णीय, एक हो गया वर्णीय। लेकिन सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने क्या बताया कि ये लवक 3 प्रकार के होते हैं, क्योंकि इन्होंने हरित लवक को अलग से बता दिया। तो वर्णीय लवक के अलावा ये एक और बढ़ गया, अवर्णीय लवक हो गया। इनसे ये दोनों बन सकते हैं, हरित लवक वर्णीय लवक में परिवर्तित हो सकता है। तो लवक हो गए 3 प्रकार के, लेकिन तीनों प्रकार किसमें पाए जाते हैं? टमाटर, मिर्ची जैसे फलों में। अंडाशय में होगा अवर्णीय लवक, कच्चे फलों में होगा हरित लवक और परिपक्व फलों में होगा वर्णीय लवक। तो इस तरीके से ये लवक के अलग अलग प्रकार हो गए, आप इसको नोट कर सकते हो। और टमाटर का लाल रंग जो है वो किसके कारण होता है? ये भी को ध्यान रखना है, लाइकोपिन नामक वर्णक के कारण। जो मिर्ची जो है उसका लाल रंग किसके कारण होता है? ये भी कैप्सेसिन नामक वर्णक के कारण। तो ये और सारी चीजें जो हैं ये अब हम इन तीनों प्रकार के लवक को एक एक करके अलग से पढ़ेंगे। तो अभी पहले हम कौन सा लेते हैं? पहले हम ले रहे हैं कौन सा? अवर्णीय लवक। तो पहले अवर्णीय लवक को समझेंगे, फिर हरित लवक को, फिर वर्णीय लवक को। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला हेडिंग बनाओ, अवर्णीय लवक। कौन सा? अवर्णीय लवक। तो अवर्णीय लवक जो हैं इसकी क्या विशेषता है? अवर्णीय लवक की क्या विशेषता है? देखो ध्यान दो, हेडिंग लिखा है अवर्णीय लवक। और अवर्णीय लवक किसको कहते हैं? अवर्णीय लवक जो हैं ये अंग्रेजी शब्द इसका हो गया ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, अब ध्यान दो, अवर्णीय लवक का अर्थ निकालो। देखो पहले तो मीन्स अनुपस्थित, वर्ण यानी कि पिगमेंट यानी वर्णक, पिगमेंट या कहते हैं वर्णक, यानी ऐसा लवक जिसमें किसी प्रकार के पिगमेंट, किसी प्रकार के वर्णक नहीं पाए जाते हैं। तो ये कैसा हो गया? ये हो गया वर्णकहीन लवक। कैसा हो गया? वर्णकहीन, या इसे क्या कहेंगे? रंगहीन लवक भी कह सकते हैं। तो जब इसमें ना तो कोई रंग है और ना ही कोई वर्णक है, तो फिर इसका फायदा क्या है? ये क्या कार्य करता है? तो ना तो इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो सकती, ना तो इसमें कोई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो सकती, और ना ही इसमें और कोई काम।
तो क्या कार्य होता है? तो ध्यान रहे, ये जो अवर्णीय लवक हैं इनकी कोई विशेष संरचना नहीं होती है, यानी कि अवर्णीय लवक की कोई संरचना हमें नहीं याद करनी है, क्योंकि इनकी कोई विशेष संरचना होती नहीं है। पर आपको ये पता करना होगा कि ये पाए किस में जाते हैं और इनके कार्य क्या हैं। तो बात करते हैं अवर्णीय लवक की उपस्थिति की। तो उपस्थिति क्या है? उपस्थिति भूमिगत भागों में ये हो सकते हैं, ठीक है, ये कंद में हो सकते हैं, ये बीज में हो सकते हैं, यानी कुल मिला के खाद्य संग्रह करने वाले भागों में पाए जाते हैं। यानी कि अवर्णीय लवक जो है मुख्यतया भूमिगत भागों में, तो जो मुख्य भूमिगत भाग होते हैं उनमें भी खाद्य संग्रह होता है, कंद में भी खाद्य संग्रह होता है, बीजों में भी खाद्य संग्रह होता है। तो मूल रूप से ये जो वर्णक होते हैं, ये जो लवक होते हैं, ये उन भागों में उपस्थित होते हैं जिनमें खाद्य पदार्थों का संग्रह हो। क्यों? इसका स्वयं का कार्य ही खाद्य संग्रह होता है। उपस्थिति का कार्य क्या है? उपस्थिति का कारण क्या है? कारण है खाद्य संग्रह करना, यानी खाद्य संग्रह करने के कारण ही ये खाद्य संग्रह करने वाले भागों में पाए जाते हैं। और खाद्य संग्रह करने वाले भाग क्या हो सकते हैं? वो कोई मूल भी हो सकती है, यानी जड़, कोई बीज हो सकता है, कोई तना हो सकता है, कंद हो सकता है, कोई भी भूमिगत भाग हो सकते हैं। तो इनमें सब में ये पाए जाते हैं। अब सवाल ये है कि इसका मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य यानी खाद्य संग्रह करना मुख्य कार्य है, ये इसका मुख्य कार्य है। तो खाद्य संग्रह करना ही इसका मुख्य कार्य है। तो इस खाद्य संग्रह के आधार पर जो अवर्णीय लवक हैं, इनको 3 प्रकार में बांटा गया है। किसके आधार पर? खाद्य संग्रह के आधार पर, क्योंकि खाद्य संग्रह क्या है? ये इसका मुख्य कार्य है और खाद्य संग्रह करने वाले भागों में ही ये पाए जाते हैं। तो खाद्य संग्रह के आधार पर 3 प्रकार कौन कौन से हो गए? पहला एक प्रकार हो गया एमाइलोप्लास्ट, तो दूसरा हो गया एल्यूरोप्लास्ट, तीसरा हो गया इलियोप्लास्ट। इनके अंग्रेजी नाम ही है भाई एमाइलोप्लास्ट, एमाइलम। एमाइलम का मतलब होता है मंड, स्टार्च, यानी ऐसे अवर्णीय लवक जिनमें मंड, स्टार्च का संग्रह होता है। किसका? मंड का, स्टार्च का संग्रह करने वाले को क्या कहेंगे? एमाइलोप्लास्ट। मैं इसको ऊपर ले रहा हूं भाई, ऊपर वाले इस भाग को मैं हटा रहा हूं। तो उपस्थिति तक का पार्ट ये हो गया है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो मुख्य कार्य के आधार पर ये 3 प्रकार के हैं और ये मुख्य कार्य जो है वो क्या है? और खाद्य के आधार पर ये 3 प्रकार के हैं। पहला प्रकार क्या कहलाएगा? एमाइलोप्लास्ट। और एमाइलोप्लास्ट किसको कहते हैं? एमाइलोप्लास्ट वो होता है जिसमें एमाइलम यानी स्टार्च, क्या? एमाइलम यानी स्टार्च, मंड पाया जाता है। तो मंड की अधिकता वाला होता है। अब मंड की अधिकता किसमें पाई जाती है? इसका उदाहरण भी याद करना है। तो इसका उदाहरण क्या होगा? ये है चावल। चावल में ये वाले लवक ज्यादा होते हैं। ये है आलू। आलू और चावल जैसे पादपों के अंदर, यानी आलू का तो हो गया कंद और चावल के हो गए बीज, इनमें स्टार्च की अधिकता पाई जाती है। तो आलू और चावल में एमाइलोप्लास्ट की अधिकता पाई जाती है। तो आलू
तो किस रूप में होता है? कंद के रूप में, और चावल आप जानते ही वो बीज होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्या याद रखना है कि मंड का संग्रह किस प्रकार के लवक में होगा? मंड का संग्रह हो गया एमाइलोप्लास्ट में। मंड का संग्रह किसमें? एमाइलोप्लास्ट में होता है। ठीक है, तो एमाइलोप्लास्ट जो है उसमें मंड का संग्रह पाया जाता है। बड़े आगे देखते हैं। सेकेंड टाइप जिसकी बात हम कर रहे थे वो क्या है? वो है एल्यूरोप्लास्ट। क्या है? एल्यूरोप्लास्ट। और एल्यूरोन, ये क्या है? एल्यूरोन का मतलब होता है प्रोटीन। आपको पता हो तो प्रोटीन परत को एल्यूरोन लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्यूरोन लेयर, प्रोटीन परत कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि बताइए एल्यूरोन परत किसमें पाई जाती है? एल्यूरोन परत किसमें पाई जाती है? तो एल्यूरोन परत के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो एल्यूरोन परत पाई जाती किसमें? मक्का में। आप ध्यान दिया होगा, मक्का हम क्यों खाते हैं? मक्का हम प्रोटीन की आपूर्ति करने के लिए खाते हैं। मक्का में प्रोटीन की अधिकता होती है, इसलिए मक्का खाई जाती है। मक्का जानवरों को भी खिलाई जाती है। मक्का का उत्पादन यूएसए वगैरह में खूब होता है, वहां ये सुअर वगैरह और इन जानवरों को खिलाते हैं। और मक्का के पॉपकॉर्न हम लोगों के लिए आते हैं कि उसको मक्का को उसकी सिकाई करने पर वो फूल जाते हैं। फूलने का कारण है प्रोटीन परत। तो जिसमें भी प्रोटीन होगा वो फूल जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं? फूलिए। यानी हमारे यहाँ मक्का के भी फूलिए होते हैं, ज्वार के भी होते हैं, हमारे यहाँ जो की सिकाई करते हैं वो भी होते हैं, चने के भी होते हैं। तो ये सब में इनमें प्रोटीन है, इसलिए ये एल्यूरोन परत यानी प्रोटीन परत कहलाती है। इसके अलावा ये दालों में भी पाए जाते हैं। किसमें? मक्का के अलावा ये दाल में भी पाए जाते हैं। तो एल्यूरोप्लास्ट ये कौन सी परत हो गई? एल्यूरोन परत हो गई। और एल्यूरोन परत जो है वो मक्का में भी पाई जाती है, दालों में। परत के रूप में नहीं होती है, पर दालों में प्रोटीन की अधिकता पाई जाती है। तो दाल में भी प्रोटीन की अधिकता हो गई, मक्का में भी कुछ प्रोटीन पाया जाता है। तो दो प्रकार के लवक हो गए। पहला एक हो गया एमाइलोप्लास्ट, और दूसरा क्या हो गया? दूसरा हो गया एल्यूरोप्लास्ट। अब हम बात करते हैं तीसरे प्रकार। और तीसरा प्रकार क्या कहलाता है? इलियोप्लास्ट। क्या है? इलियोप्लास्ट। तो इसको कैसे याद करेंगे? इलियो का मीनिंग क्या निकलेगा? हमने हमारी आंत्र के कुछ हिस्सों के नाम सुने होंगे, इलियम, जिजुनम, डुओडिनम। ये क्या है? ये हमारे आंत्र के भाग। तो आंत्र के भाग से हम अनुमान लगाएंगे इलियम। इलियम यानी जहां आंत्र में वसा का सबसे ज्यादा अवशोषण होता है, वसा का पाचन होता है, तो वो इलियम भाग होता है। तो ऐसे ही इलियोप्लास्ट में किसका? वसा का संग्रह होता है। वसा का संग्रह होता है। तो इलियोप्लास्ट में किसका संग्रह हो रहा है? वसा का संग्रह होता है। और वसा सबसे ज्यादा किसमें पाई जाती है? ये पाई जाती है तेलीय बीज में। किसमें पाई जाती है? तेलीय बीज में पाई जाती हैं। तो तेलीय बीजों में किसका? वसा का संग्रह होता है। तो वसा की अधिकता किसमें होती है? तेलीय बीजों में। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि तेलीय में सर्वाधिक मात्रा होती है इलियोप्लास्ट की। तो कुल मिला के ये तीन प्रकार के हो गए भाई अवर्णी लवक। अवर्णी लवक तीन प्रकार के कौन कौन से? एमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट और इलियोप्लास्ट। ये प्रकार किस आधार पर बनाए गए हैं? ये प्रकार बनाए गए हैं खाद्य संग्रह के आधार पर। किसके आधार पर? खाद्य संग्रह के आधार पर। तो कुल मिला के प्रकार हो गए। अब हम बात करें किसकी?
जो अवर्णी लवक के कार्य, तो कार्य तो इसका मूल रूप से एक ही है जो अभी हमने बताया था। इसका कार्य होता है खाद्य संग्रह करना। क्या कार्य हुआ? खाद्य संग्रह करना। तो इस तरीके से ये हो गया भाई एक प्रकार का लवक। और वो कौन सा हुआ? ये हो गया अवर्णी लवक। तो अब हम लेते हैं दूसरे प्रकार का लवक, और दूसरे प्रकार के लवक का नाम क्या है? वो है हरित लवक। हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। अगला प्रकार का लवक हम पढ़ेंगे जो क्या है? वो है हरित लवक। तो हरित लवक के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज की इस क्लास में एक अवर्णी लवक हो गया और लवक की सामान्य चर्चा हो गई। अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? हरित लवक। ठीक है, तो आज की इस क्लास में यहीं तक होगा। धन्यवाद।